हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। क्लास 8th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि तारीखों का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी में तब्दील होती है, और किस प्रकार से फिर अन्य नीतियों के माध्यम से, चाहे वो सहायक संधि हो या फिर विलय नीति, इनके माध्यम से किस प्रकार से कंपनी अन्य भारतीय रियासतों को अपने अधीन करती है। अब हम देखेंगे कि उन रियासतों पर कंपनी किस प्रकार से शासन चलाती है। क्या कंपनी डायरेक्ट शासन चलाती है या फिर स्थानीय शासकों के माध्यम से ही कंपनी भारतीय रियासतों पर शासन करती है। तो देखते हैं कि कंपनी स्थानीय शासन चलाने के लिए क्या करती है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, ये थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और ये रॉबर्ट क्लाइव 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह ने बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी। अब कंपनी दीवान बन गई थी। बारह अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया था। यदि बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने दी थी 12 अगस्त 1765 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके, और व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी बंगाल की दीवानी मिलने के कारण कंपनी को अब बंगाल के संसाधनों पर अधिकार हो गया। अब वो वहाँ पर राजस्व वसूली कर सकती थी, लेकिन साथ ही कंपनी को यह भी ध्यान रखना था कि वो एक व्यापारिक कंपनी भी थी और वो अपने सामान, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदती रहे। ये भी उसे याद रखना था। अब इसके आगे देखते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए और अपनी मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। इस चैप्टर में हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कंपनी ग्रामीण इलाकों का शासन चलाती है, किस प्रकार से अपनी आय के संसाधन जुटाती है और किस प्रकार से कंपनी यहाँ के लोगों से अपनी पसंद की फसलों की खेती करवाती है, जिनमें थी नील की खेती, अफीम की खेती। इस तरह की खेती कंपनी यहाँ के लोगों से करवाती है। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था।
यानी कंपनी राजस्व वसूली तो करना चाह रही थी, लेकिन डायरेक्ट बंगाल पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी। वो बंगाल की व्यवस्था को खुद चलाना नहीं चाह रही थी। और जब कंपनी ने बंगाल से सूती और रेशमी कपड़ा कम कीमत पर खरीदने स्टार्ट किए, तो वहाँ उन चीज़ों की कमी पड़ गई। इतनी बड़ी मात्रा में उसने खरीदा, जिसके कारण उन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। 1765 से पहले यानी बक्सर के युद्ध से पहले, जो 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को मिली थी, उससे पहले कंपनी भारत में सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाया करती थी। लेकिन 1765 के बाद कंपनी ने उन्हें लाना बंद कर दिया। अब कंपनी बंगाल से वसूले गए राजस्व के माध्यम से ही अपनी चीज़ें खरीदेगी, उन्हें इकट्ठा करेगी, अपने किलों का निर्माण करेगी, अपनी चीज़ों को खरीदकर ब्रिटेन में भेज भी देगी और वहां जाकर बेच भी देगी। अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी वो बंगाल से इतना राजस्व इकट्ठा करेंगे। तो 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। लेकिन जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की कगार पर थी। यहाँ एक चित्र है, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक कोर्ट है। तो मुर्शिदाबाद बंगाल में है। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। जो खेती थी वो चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बंगाल से जो कंपनी निकासी कर रही थी, उसके कारण बंगाल में 1770 में एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण उस समय बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यानी उस अकाल ने बंगाल में ही 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी सिर्फ बंगाल में। आज 21वीं सदी में जब कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में ही लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, तो उस समय सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में ही 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कोई घर बंगाल का शायद ऐसा बचा हो जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। भूखमरी इस तरह से फैली हुई थी कि लोगों को अपने रोजी रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई थी। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? यानी अगर अर्थव्यवस्था ही संकट में हो तो कंपनी निश्चित कैसे रह सकती है कि उसकी राजस्व के जो स्रोत है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी सिर्फ राजस्व वसूली पर ध्यान दे रही थी, खेती में निवेश करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली कि खेती में सुधार कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब पाने में ही कंपनी को 20 साल लग गए। 2 दशकों तक उस पर बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर था चार्ल्स कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इस स्थायी बंदोबस्त को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इस्तेमारी, बीसवेदारी, जागीरदारी, जमींदारी प्रथा। इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसमें क्या किया गया? इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। जो स्थानीय राजा थे और तालुकदार थे उन्हें जमींदार बनाया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया, यानी बिचौलियों के तरह। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, यानी
उन्हें कितना लगान सरकार को चुकाना है वो तय कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इसमें कभी भी भविष्य में इजाफा नहीं किया जाएगा, उसे कभी भी भविष्य में नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये लगान कितना था? 10/11 भाग कंपनी को देना था। इन जमींदारों को 10/11 भाग कंपनी को देना था, जबकि 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। तो इन्होंने जमींदारों से यह तय कर दिया कि हमें सिर्फ 10/11 भाग देना है, बाकी सारा राजस्व तुम्हें जितना वसूलना है वो सारा तुम्हारा होगा। तो इन जमींदारों ने भी किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला और भूमि में निवेश को कोई वरीयता नहीं दी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हो गई? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। इन जमींदारों ने भी जमीन में सुधार करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, ये भी सिर्फ राजस्व वसूली में ही लगे रहे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि इसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। तो ये जमींदार के लिए सम्मान का प्रश्न हो जाता था कि उसकी जमींदारी छिन जाएगी। यहाँ सूर्यास्त का नियम था कि इस दिन को सूर्यास्त से पहले कंपनी को जमींदारों के द्वारा राजस्व जमा करना है। यानी जमींदार कंपनी को इस दिन सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा करेंगे और अगर सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी कंपनी छीन लेती थी, उनकी जमींदारी किसी और को दे दी जाती थी, जिसके कारण उस जमींदार के लिए ये अपना सम्मान का प्रश्न हो जाता था। तो इसलिए वो भी बहुत क्रूर तरीके से सिर्फ राजस्व वसूली पर ध्यान देते थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक यानी 1810 तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों की व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जमींदार जब चाहे तब किसान को जमीन से बेदखल कर देता था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे उसकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यहाँ बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का एक कथन है कि बंगाल में रैयत का मतलब होता है किसान। बंगाल में किसानों की क्या हालत थी उस पर कोलब्रुक का एक कथन है। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। यानी बंगाल में बहुत सारे जो ताकतवर किसान थे वो खुद खेती नहीं करते थे, वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर निकाल नहीं सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। यानी बंगाल में किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा हो चुकी थी। अब इससे आगे देखते हैं एक नई व्यवस्था। ये तो बंगाल में लाई गई थी जमींदारी व्यवस्था। अब एक नई व्यवस्था लाई गई, महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें जमींदार को नहीं बल्कि पूरे गांव को, महाल मतलब पूरे ग्राम समूह को, पूरे गांव को राजस्व की जिम्मेदारी दी गई थी। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है।
जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में तो कंपनी तय कर चुकी थी कि अब वो उसे राजस्व को नहीं बढ़ाएगी, जितनी राजस्व राशि तय की गई है उतनी ही रहेगी। तो फिर जब वो उसे अपने खर्चे के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो वो फिर स्थायी रूप से उस राजस्व को तय करके कैसे काम चला सकती थी। इसके लिए उन्होंने दूसरी व्यवस्था लाई। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, उसके लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी ये व्यवस्था 1822 में, जिसे नाम दिया गया था महालवाड़ी। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या हर ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। ये है मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो। ये था मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, जो दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लाएगा? ये दक्षिण भारत में व्यवस्था लाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे नाम दिया जाता है मुनरो व्यवस्था। इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा ये लाई गई थी। इन्होंने बंगाल वाले इलाके में लाई जमींदारी व्यवस्था, उत्तर भारत के अधिकांश भाग में लागू की गई महालवाड़ी व्यवस्था और दक्षिण में ये लाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी सिर्फ किसानों को डायरेक्ट सरकार को राजस्व अदा करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया था। तो दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लाई गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो मुनरो व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा लाया गया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, क्योंकि दक्षिण भारत पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बड़े बड़े खेत नहीं थे, इसलिए दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई, जिसमें किसानों से ही बंदोबस्त किया गया कि किसान सीधे ही सरकार को लगान देंगे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये वक्तव्य दिया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे, यानी किसान गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। लेकिन फिर भी आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, अंग्रेजों को लगता था कि इस व्यवस्था से किसान उद्यमशील बनेंगे, संपन्न होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व तय किया गया था उसकी मात्रा इतनी अधिक थी कि किसान उसे चुका नहीं पा रहे थे। अब आते हैं यूरोप के लिए फसलें। अभी तक हमने देखा कि भारत में उन्होंने स्थानीय शासन चलाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था अपनाई। अपना राजस्व तय करने के लिए, राजस्व वसूली के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था अपनाई।
रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। अब बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें, कि वो यूरोप के लिए जो जरूरी फसलें थी उन्हें भारत में किस प्रकार से भारत में उनकी कृषि करवाएंगे जबरदस्ती। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। इन फसलों के लिए किसानों को मजबूर किया गया। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह से समझे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? यहाँ आपको चित्र 5 और चित्र 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। ये चित्र 5 एक कलमकारी छापा 20वीं सदी में भारत का है और ये चित्र 6 मॉरिस कॉटन का छापा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में बनाया गया था, यानी 1850 के बाद। बाईं तरफ जो चित्र 5 है ये वाला, इस तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। तो कलमकारी तकनीक भारत में कहाँ प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं ये। दोनों छापों में एक बात समान है, क्या? दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह पैदा किया गया? आइए देखें कि यह किस तरह पैदा किया जाता था। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था और इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में जो इस नीला रंग इस्तेमाल किया गया था उनमें भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। वो जो नीला रंग है वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का एक बड़ा स्रोत था, क्योंकि भारत में जो नील तैयार होता था उसकी चमक अलग ही होती थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी? दरअसल नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नील का पौधा कैसा पौधा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम के एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो वोड नाम का दूसरा पौधा भी था जिससे नील बनता था और वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपने सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यानी भारतीय नील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ब्रिटेन में उसकी थोड़ी सी ही मात्रा पहुंचती थी यूरोप में, लेकिन फिर भी लोग उसे ही खरीदना चाहते थे और वो बहुत महंगा बिकता था, जिसके कारण जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन के यूरोप में नील उत्पादक लोग थे, जो वोड के पौधे से नील तैयार करते थे, उन्होंने सरकारों पर दबाव डाला कि वे भारतीय नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े के रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। यानी जो कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो है वहाँ पर फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश ये नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। बागान क्या होता है? बागान एक विशाल खेत होता है जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। यानी कॉफ़ी, गन्ना, चाय, तंबाकू और कपास ये कैसी फसलें हैं? ये बागानी फसलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखते हैं इसके आगे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे और ये नील उन्हें कहाँ से मिल सकता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। यहाँ एक फैक्ट देखना कितना इंपॉर्टेंट है। 1788 तक ब्रिटेन में जो भी नील आता था उसमें भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। लेकिन 1810 में 1788 से 1810 तो इस थोड़े से टाइम पीरियड में ही 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। 30% से सीधे 95%, यानी ब्रिटेन में जितना भी नील जा रहा था वो सब भारत से ही जा रहा था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे, सिर्फ नील उगाने के लिए। उन्हें लगता था कि पैसा वापस मिल जाएगा क्योंकि नील से बहुत बड़ी मात्रा में कमाई होगी। यह है सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। जहां फ्रांसीसियों का शासन था, कैरेबियाई द्वीप में सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 में, जनवरी स्कूदोलस्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। तो फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त की थी 1792 में। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई थी। नील क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि इस तरह की बगावतें हो रही थी। अब देखते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। पहला निज खेती और दूसरा रैयती खेती। निज खेती मतलब लोग जो ब्रिटेन के लोग थे वो खुद खेती करते, जो बागान मालिक थे वो खुद खेती करते यहाँ ज़मीन खरीद कर, या फिर वो वहाँ पर किसानों से खेती करवाते, उन ज़मीनों पर वो किसानों से खेती करवाते। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं क्या थी? इन बागान मालिकों को निज खेती करने में समस्या कहाँ आ रही थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। क्यों? क्योंकि नील की खेती उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी और नील की खेती जब करते हैं तो उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाकर पानी को सोख लेती हैं, जिसके कारण फिर उस पर दूसरी फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं वो नहीं उग पाती। इसलिए नील की खेती को फैलाने में उन बागान मालिकों को समस्या आ रही थी, क्योंकि भारत के जो किसान थे वो तो अपनी खाद्यान्न ही फसल उगाते थे, वो कोई इस प्रकार की व्यावसायिक फसल नहीं उगाते थे। तो निज खेती की समस्याएं थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को उन्होंने हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे।
यानी इन्हें अपने लिए मजदूर कब चाहिए? जब हमारे यहाँ धान की खेती होती थी तभी वहाँ वो नील की खेती करते थे। उसी समय पर नील की खेती होती थी तो मजदूर धान की खेती में व्यस्त रहते थे, तो इन्हें मजदूर कहाँ से मिलते? यह एक शब्द है गुलाम। गुलाम किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। अब आगे देखते हैं। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक दूसरी बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि किसानों को अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। बीघा, यहाँ एक वर्ड दिया गया है बीघा। बीघा क्या होता है? बीघा जमीन की माप की एक इकाई है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था और आज भी उत्तर प्रदेश में बीघा ही इकाई है। जमीन को मापने की जो इकाई है वो बीघा ही है। अब बात करेंगे रैयतों की जमीन पर नील की खेती, लेकिन ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने पहले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। इससे आगे हम कल देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।